हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ समरीज आपको लिखवा दी थी। ठीक है, आज उन्हें ही हम आगे कराएंगे। बच्चों, ये समरीज आपके सीबीएसई बोर्ड के जो टर्म 2 एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो बच्चे सारी समरीज याद करने के बाद एग्ज़ाम में जाते हैं वे सारी एमसीक्यूज़ कर देंगे, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को कर देंगे। इट मीन्स ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बच्चों, हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जो कराते जा रहे हैं उसकी पीडीएफ डालते रहेंगे। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करते चलें और साथ में अपना सेल्फ टेस्ट लें, अर्थात जो हम प्रत्येक वीडियो में आपको पढ़ाएं, जैसे एमसीक्यूज़ कराऊंगा मैं इनके बाद, जैसे ये समरीज ख़त्म हो जाएंगी तो चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ कराऊंगा, फिर उसकी पीडीएफ डालूंगा। तो उन पीडीएफ से आप उन एमसीक्यूज़ को जो मैंने सोल्व कराए उनको अपने आप भी करके देखें। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, आपके कितना समझ में आया। ठीक है, वैसे आप अगर ये सारी वीडियोज़ देखते हैं और तब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मेरी गारंटी है आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हम किसी क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड में लगातार चेंज करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिससे वहां पर कंडक्टिव करंट के साथ साथ एक नए प्रकार की करंट जनरेट हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और मैंने बताया था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, मतलब आईडी, ये प्रोपोर्शनल होती हैं फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज के, मतलब आई डी प्रोपोर्शनल डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, अब मैंने फिर बताया था अगर आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लेना। ठीक है, वैसे ही ये इस बार सिलेबस में नहीं है तो इस पर हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, देखिए बेटे, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको मैक्सवेल ने चेंज किया। मैक्सवेल ने बताया कि जितने भी क्लोज सर्किट होते हैं उनमें कंडक्टिव करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी जनरेट होती है। अब अगर एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें, जो कि चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा होगा कि द लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आई इंटू म्यू नॉट। इट मीन्स जो किसी भी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड का जो लीनियर इंटीग्रल होता है वो उस क्लोज सर्किट से जितनी भी करंट बाउंड है उसका म्यू नॉट टाइम होता है। ठीक है, ये हमें एम्पियर ने बताया था। मैक्सवेल ने बताया कि भाई अगर क्लोज सर्किट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप इसमें कहीं ना कहीं गलत हैं। मैक्सवेल ने बताया कि अगर क्लोज सर्किट है, जैसे ये क्लोज सर्किट है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें अगर हम एम्पियर रूल लगाएं तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इंटीग्रल में इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू ब्रैकेट में आई सी प्लस आई डी। ठीक है, ये सही रूल होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ऊपर, यहां पर देखिए आप, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। तो ये बन गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। ये मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी इसकी एक्सप्लेन वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लें। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। थर्ड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जितनी भी देखिए, जैसे मोबाइल में जो वेव्स आती हैं जिनसे टावर आते हैं ना, कहते हैं नेटवर्क भाग गए आज, तो मोबाइल में जो नेटवर्क आते हैं वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही आते हैं, उनमें रेडियो वेव्स का यूज होता है। ठीक है, जो फूड मेकिंग में यूज होती हैं, है ना, वेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक टाइप है। इसी प्रकार टेलीविज़न को चलाने में जो वेव्स यूज होती हैं वे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक टाइप हैं। ठीक है,
एक्सरे कराते हैं हम, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक टाइप है। सन रेज, सन से जो लाइट आ रही है जिससे हम आपको देख पाते हैं, आप मुझे देख पाते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक टाइप होती हैं। ठीक है, इनकी चर्चा हम कुछ देर बाद इसी वीडियो में करेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती हैं? जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, देखिए सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये, और इसी के परपेंडिकुलर आ जाए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं बी से। ई और बी आप देख रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए, तो ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेंगे। ठीक है, देखो लिखा है साफ, दीज वेव्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, दे आर हेंस नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक आई, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट फील्ड आया। तो जब दोनों फील्ड एक दूसरे से मिले तो कौन सी वेव जनरेट हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये साधारण रूप से अगर बेसिकली हम देखें, अगर किसी सर्किट में करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंचे मान से, है ना, हायर वैल्यू से एकदम लो वैल्यू पर पहुंच जाए, तो उस सर्किट में समझ जाइए आप कौन सी वेव्स जनरेट हो रही हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मेल हो गया, जिस कारण वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई। बच्चों एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करती हैं एनर्जी को। और यदि हम कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं तो समझिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी चल रही है। ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी को रिमूव करती है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मेन प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही ये दोनों वेव प्रोपागेटिंग के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए, इसको हम देखिए थोड़ा आगे बताएंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप। जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई जेड हैं ये आप देख रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर हैं, बट जेड कैसे परपेंडिकुलर हुआ? बच्चों ये इस टाइप से आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कमरे की छत देखिए आप, उसके 3 कोने, उस 3 कोनों में आप देखें जो छत के 2 कोने ऊपर वाले जो मिला रहे हैं समतल छत को, वे एक्स वाई, और जेड जो है जो इन्हें नीचे काटते हुए आ रहा है वो जेड अक्ष है। ठीक है, अब जब इसको आप ट्रेस करते हैं अपनी कॉपी में तो जेड हमें ऐसे लगता है कि ये 90 नहीं, ये तो 90 से ज़्यादा है, 120 है या 90 से कम, ऐसा देखने में लगेगा। बुक में बने रहते हैं डायग्राम, लेकिन होता ये 90 डिग्री है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप अपनी कॉपी का पेपर देखें, उस कॉपी की लंबाई और चौड़ाई को देखें, उसमें आप देखेंगे जो लंबाई है वो एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करेगी, जो चौड़ाई है उसकी वो वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करेगी, और जो उसके वर्टिकल आप एक पेन रख दें तो वो जो पेन रखा वो जेड अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स अक्ष पर ऐसे चल रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स अक्ष पर चल रही है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वाई अक्ष पर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड अक्ष पर होगा। बच्चों ये उल्टा भी हो सकता है, जहां पर मैंने वाई अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है, जेड अक्ष पर इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये वेव प्रोपागेटिंग के भी परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक मेन प्रॉपर्टी है। इसकी डिटेल में बात हम आगे करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आ गई बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट की। भाई लाइट की स्पीड आपने वैक्यूम में पढ़ी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ही स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो बच्चों समझ में आया ये पॉइंट आपके। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। वही पहली बात को दोबारा लिख दिया है फॉर्मूले के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे उनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, और इसका मान होता है C = 1/√, के अंदर μ0 × ε0। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, इसे 4 बार लिख के देखें अपनी कॉपी में। C का फॉर्मूला क्या है, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C = 1/√, में μ0 × ε0। इसे 4 बार अपनी कॉपी में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट इक्वल टू C। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है मतलब E है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है मतलब E, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है मतलब B, वो हमेशा इक्वल होता है। उसका जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, E/B इक्वल होता है C के, और C की वैल्यू आपको बताई मैंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबको पता होगी। ठीक है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/, या पूरा √, में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो 1/√, में 1/μ0 × ε0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको 4 बार लिख के देखना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसमें क्या बताया हमने, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज बी कांस्टेंट। और कितना होगा ये, और एंड इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब E/B हमेशा C के इक्वल होगा। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, ये आप याद कर लेना। अब देखिए आगे फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों, ये थर्ड तो हमने पहले बता दी, अब फोर्थ देखेंगे, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। ये मेन बात है। देखिए आजकल मीडियम में बहुत पूछी जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, और किसी मीडियम में जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाटर में एंटर करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ग्लास में एंटर करें तो उनकी स्पीड पहले से डिक्रीज हो जाती है। और कितनी हो जाती है, इसका फॉर्मूला होता है V = 1/√, में μ × ε। अब देखिए μ0 नहीं है, बस म्यू है ना। मैं इसको एक बार और लिख देता हूं नीचे, देखिए नीचे लिख देता हूं, V = होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1/√, में μ × ε। इसे म्यू बोलते हैं बच्चों। ठीक है, म्यू मतलब मैग्नेटिक परमिटिविटी इन अ मीडियम, किसी मीडियम में मैग्नेटिक परमिटिविटी। और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है ये इन अ मीडियम एप्सिलॉन। तो V = होता है 1/√, में म्यू × ε। अब यहां पर बस ये ध्यान देना है, अगर यहां लिख रहा है V तो V का फॉर्मूला ये हो गया किसी मीडियम में। अगर हम बात कर रहे हैं C तो C बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर μ0 हो जाएगा और यहां पर ε0 हो जाएगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं यूई से। कैसे डिनोट करते हैं? यूई से। और यूई बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? यूई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी क्लोज सर्किट के पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर हुई, ध्यान दे फिर बात को, मैंने बताया किसी भी क्लोज सर्किट में, जैसे कैपेसिटर के अंदर क्लोज सर्किट, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। और इसको यू लिख के, स्मॉल यू लिख के बेस में ई, यू ई से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। और इसका फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर की क्यूब। अब ऐसे क्यों होती है भाई? ऊपर क्या है मैंने बताया, पर यूनिट वॉल्यूम में, तो पर यूनिट ये तो अपोन में आ गया, वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर हुई तो एनर्जी ये ऊपर आ गया। अब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी जूल में नपेगी, वॉल्यूम मीटर की क्यूब में नपेगा। इट मींस इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर की क्यूब। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है, या कह दो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, वो डेंसिटी वो बराबर होती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं यूएम से। अब ये यूएम क्या बला आ गई, इसको जरा हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं और यहां समझते हैं। जो यूई है वो बराबर होता है यूएम के। ठीक है, अब यूएम क्या है? यूई तो है बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और यूएम है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। यूई का फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, और यूएम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए दोनों इक्वल होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें, अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। मेरे साथ साथ आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और नोट्स बनाकर चलें, तो आपके सारे समरीज और पूरा रिवीजन, फास्टली रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? ई बराबर होता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बच्चों ई का फॉर्मूला हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हो गया। किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो B इक्वल टू, यहाँ ई नोट की जगह B नोट हो जाएगा, बस B नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? तो बच्चों ये जो है, ये वेव का, जो वेव प्रोपागेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए मैं इसको आगे बताता हूं। एक इक्वेशन होती है ट्रांसवर्स वेव्स के लिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसी में a होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। उसी इक्वेशन में हमने y मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो y के रिप्लेस e रख दिया। a मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नोट आ गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताओ बच्चों समझ में आया क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ गया। इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये भी आपके पॉइंट अच्छा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, बार बार बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर टू परपेंडिकुलर फ्रॉम वेव प्रोपागेटिंग। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी यहां से ये भी बन जाती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी भी होती है कि जिसमें मीडियम जो पार्टिकल्स हैं वे वेव प्रोपागेटिंग के परपेंडिकुलर चल रहे हों। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव की ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है जो मैंने आपको ऊपर बताई, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने आप पे आ गए। ठीक है, आप आगे देखिए नौवीं प्रॉपर्टी। बस ये 8 प्रॉपर्टी बहुत हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैंने कुल मिलाकर 8 प्रॉपर्टी लिखवा दी। नौवीं आप ये भी लिख सकते हो कि इनकी जो नेचर होती है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। कैसी हैं ये बच्चों? ट्रांसवर्स वेव हैं। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट टॉपिक है ये, फोर्थ, इस चैप्टर की फोर्थ समरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये क्या होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इस स्पेक्ट्रम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको वेवलेंथ के इंक्रीज ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ का इंक्रीज ऑर्डर है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक वेव्स जो सर्च हुई सबसे पहले वो न्यूटन ने की थी, सर आइजक न्यूटन ने। वे कौन सी वेव थी? वे थी विजिबल लाइट, जो आप देख पाते हैं। भाई सबसे पहले सिंपल सी बात है, जोन सी वेव आपको आंखों से पहले दिखाई देंगी तो उनकी सर्च सबसे पहले होगी। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सर्च हुई होगी किनकी? विजिबल लाइट की। अगर आपके पास इसके अतिरिक्त कोई और नॉलेज है तो वो आप मैसेज में लिखें और हमें जानकारी दें कि सबसे पहले कौन सी वेव्स जनरेट हुई थी जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, इट मीन्स जिनकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले विजिबल लाइट जो है जनरेटेड हुई थी, और विजिबल लाइट जो होती हैं इनकी वेवलेंथ होती है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमें आंखों से दिख जाती हैं, ये विजिबल पार्ट्स में मिलती हैं, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अनविजिबल पार्ट में भी मिलती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे एक्सरेज। एक्सरे हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, डॉक्टर ने खड़ा करा, दीवार से लग के खड़े हो जाओ, 5 सेकंड में तुम्हारा एक्सरे निकल के आ जाता है। तो ये जो है बच्चों, ये अनविजिबल भाग में मिलती हैं हमें, और ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो इनका ये इंक्रीज वेवलेंथ का इंक्रीज ऑर्डर दिया गया है। कुल मिलाकर 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर बताई गई हैं। गामा रेज, दूसरी है बच्चों एक्स रेज, तीसरी है बच्चों अल्ट्रावायलेट रेज, चौथी है बच्चों विजिबल लाइट, पांचवी है इंफ्रारेड, और छठी है माइक्रोवेव, और सातवीं है रेडियो वेव्स। इनको इसी टाइप से इसी क्रम में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया वेवलेंथ का इंक्रीज ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आपको मात्र याद रखने से ही आपके 1 से 2 नंबर 100% गारंटी से पक्के हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने याद रखने के लिए आपके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। आप इस ट्रिक को याद करें तो आपके ये 7 प्रकार की वेव क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गाड़ी XUV, गाड़ी XUV इन माई रेंज, माई रेंज। ठीक है, बस आपको इस ट्रिक में एक बात ध्यान रखनी है, माई की स्पेलिंग MY है तो इसको MI मान लीजिए आप कुछ देर के लिए। ठीक है, हमें याद करना हमारा मेन मकसद है, जो हमें इनका क्रम याद हो जाए। तो गाड़ी में पहले क्या आ रहा है? GA मतलब गामा रेज। ठीक है, देखिए जरा ऊपर भी मिलाते रहिए। पहले प्रकार की कौन सी है? गामा, तो गाड़ी गा मतलब गामा रेज। ठीक है, फिर DI साइलेंट है, आगे चले। XUV, X मतलब एक्स रेज, दूसरे नंबर पर एक्स रेज। फिर U मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, फिर V मतलब विजिबल लाइट, जो हमें चमक जाती हैं। फिर आगे है इंफ्रारेड रेज। ठीक है,
फिर 5वें नंबर पे हैं बच्चों एमआई, एमआई मतलब माइक्रोवेव्स, और 7वीं हैं बच्चों रेडियो वेव्स। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये जो ऑर्डर है बच्चों ये वेवलेंथ का इंक्रीज ऑर्डर है। इट मीन्स अगर हम बात करें कि कौन सी वेव ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है किनकी बच्चों, रेडियो वेव्स की, और सबसे कम होती है गामा रेज की। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी गामा की और सबसे कम होगी रेडियो की। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमने इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिख रखा है, ये सभी बच्चों को याद रखनी है ये टेबल। और इसमें से मैं बता दूं मेनली जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, नंबर 4 पर विजिबल लाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी गई हैं एग्जाम में, इनकी वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ये रही इनकी 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.5 × 10⁻⁷ मीटर तक, और फ्रीक्वेंसी ठीक है 7.5 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 हर्ट्स, ये बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी है विजिबल लाइट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबल लाइट ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, और रेडियो वेव्स भी बहुत पूछी जाती हैं। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ देखो 10⁻⁻1 से 10⁻4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो वेव्स 1 सेकंड के अंदर 10,000 मीटर तक जा सकती हैं। देखिए 10⁻4, इसका मतलब 10,000 मीटर तक कवर कर सकती हैं 1 सेकंड में। जितनी देर में आप सोचोगे उतनी देर में 10 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगी। ठीक है, तो बहुत तेज चलती है, इनकी वेवलेंथ बहुत अधिक है। ठीक है, 10⁻⁻1 से 10⁻4 मीटर सबसे अधिक वेवलेंथ वाली रेज हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻10 से 3 × 10⁻4 हर्ट्ज। तो ये एक टेबल है, इसकी PDF आपको मिलेगी, आप वहां से इसको याद कर लेना। ठीक है, इससे आगे देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है वेवलेंथ रेज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको मैंने अलग से भी लिख दिया क्योंकि मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वेवलेंथ रेज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रोम से 7500 एंगस्ट्रोम। ठीक है, कुछ बुकों में 4000 से 7800 एंगस्ट्रोम लिखा है, वो भी सही है। कुछ बुकों में 3800 एंगस्ट्रोम से 7500 एंगस्ट्रोम लिखा है, वो भी सही है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट्स जो हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें देख सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं कि ठीक है, क्योंकि जो रेडियो वेव्स से आप मेरी केवल आवाज़ सुन पा रहे हैं, मुझे विजिबल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब ये नोट लिखा है रेडियो वेव्स आर वेव्स ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली बात को ही आप याद करके 2 नंबर या 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वे लार्जेस्ट वेवलेंथ की होती हैं, और गामा रेज आर दी वेव्स ऑफ लोवेस्ट वेवलेंथ। जो गामा रेज होती हैं इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, बहुत लोवेस्ट होती है। तो मैं अपेक्षा करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। ऐसे ही हम अगले लेक्चर की समरी लेकर आएंगे। मैं अपेक्षा करता हूं आपके पूरा वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि आगे की वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएँ। और बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पूरे जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें, अपने मित्रों में भी उन नोट्स को शेयर करें। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।